हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, जितने भी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 पूछा जाता है, मैंने बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं। अभी तक हमने 25-25 के सेट करके हमने जो है चार सेट्स लगा दिए हैं। 25 एमसीक्यू सॉल्व करके इट मींस अभी तक हमारे 100 एमसीक्यूज सॉल्व हो चुके हैं। आज हम फिर से 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स अपने पेयर एक्ट साथ में लेके बैठ जाना। ठीक है, जो भी हम एमसीक्यू लगाते हुए जाएंगे साथ में अपने पेयर के साथ उसको क्रॉस चेक करते हुए जाएंगे। रीजन ये है कि जब हम पेयर एक्ट को बार बार देखेंगे हम फैमिलियर हो जाएंगे, हमारा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो देखिए, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में क्या कर रहे हैं, हम अपने एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, साथ में हम एक्सप्लेनेशंस को पढ़ते हैं और हम सेक्शन वाइज कर रहे हैं अपने एग्जाम ये जो एमसीक्यूज है उनको सॉल्व। ठीक है, हमने कितना लास्ट ये है कवर कर लिया था। आज हमें 61 तक स्टार्ट करना है। अब आप ये मत सोचना मैंने 61 से स्टार्ट किया तो हमारे 40 एमसीक्यूज सिर्फ कवर हुए, नहीं। उससे पहले मैं 25 करके 2 बार ऑलरेडी क्लासेस में ले चुकी हूँ, तो 4 क्लास अभी हो चुकी है। ये 5th क्लास है हमारी एमसीक्यूज की। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं लेक्चर का पूरा जो एक्ट है उसकी लेक्चर की जो मैंने सीरीज पूरी यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, अगर आप इस एक्ट पर कमांड लाना चाहते हैं और आपको ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, एक बार सीरीज देखना, आपको खुद ही बहुत अच्छी कमांड आएगी और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आप समझ पाएंगे। अब हम करते हैं अपना एमसीक्यू 61 स्टार्ट। देखिए, ये कह रहा है जो इसका क्वेश्चन है, एवरी समन्स अंडर सेक्शन 58 शैल बी। देखिए क्या कह रहा है, जो धारा 58 है उसके अनुसार प्रत्येक सम्मन क्या केवल मौखिक रूप से होगा, ओरल ओनली, या फिर बी है इन राइटिंग, इन डुप्लीकेट, साइन एंड सील। ठीक है, दुई प्रति में लिखित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित मुद्रांकित, और सी है थ्रू जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन या फिर थ्रू पटवारी ओनली। तो बताइए, माय बैड, बताइए इसमें से क्या आंसर इसका होगा। तो ये आंसर तो आपने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो ये आंसर आपको आता ही है, कोई बात नहीं। अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे तब मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, तो सेक्शन 58 आप देखेंगे। ठीक है, तो वो हमारा रिलेटेड होता है समन्स टू बी इन राइटिंग, साइंड एंड सील्ड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बी। ठीक है, तो जो हमारे आह्वान पत्र होते हैं जिसको हम समन बोलते हैं, वो लिखित में, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होने चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद कंसोलिडेशन ऑफ केसेस। बताइए कौन सा सेक्शन है जो कंसोलिडेशन ऑफ केसेस से रिलेटेड है। बताइए, सेक्शन 53, 54, 55 और 57। ठीक है, मुकदमों का एकत्रीकरण, बताइए कौन सा सेक्शन है। तो हमने ये पढ़ा था, देखो जब इस कंसोलिडेशन ऑफ केसेस को एकत्रीकरण जो हम मुकदमे क्या किस सेक्शन के अंदर आएंगे, तो हमने क्या पढ़ा था, जब सेम कॉज ऑफ एक्शन है, दोनों चीजें सेम सेम है, तो ये क्या सेक्शन होगा, कि सेक्शन भी सेम सेम होना चाहिए ना, 55, तो सेक्शन 55 में है कंसोलिडेशन ऑफ केसेस, मुकदमों का एकत्रीकरण किसमें है, हमारा सेम सेम। क्योंकि हमने पढ़ा था इसमें दो चीजें थी ना, सेम क्वेश्चन होना चाहिए और सेम कॉज ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, समान प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, समान प्रश्न से अंतर्विष्ट एवं एक ही कारण पर आधारित एक या अधिक मुकदमे को किसी एक अधिक राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या कर सकते हैं, उसका एकत्रीकरण किया जा सकता है। इसका आंसर है सेक्शन 55, जो विशेष रूप से मामलों के समेकन से संबंधित है। ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर सेक्शन 59 a summon may be served by delivering a copy to whom। जो सेक्शन 59 है उसके अनुसार समन की जो प्रति होती है किसे देकर तामील की जा सकती है। अब हम सेक्शन 59 में पढ़ रहे हैं समन की तामील, तो बताइए क्या आंसर है इसका, पर्सन समन्ड, रिकॉग्नाइज एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। ठीक है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता या विधि व्यवसायी, या फिर एडल्ट मेल, फैमिली मेंबर रिजाइडिंग विद हिम, या फिर उसके साथ रहने वाला वयस्क पुरुष परिवार सदस्य, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर हमें समन की प्रति हम इनमें से अगर किसी को दे देते हैं तो ये माना जाएगा कि जो समन की तामील हो गई है। तो सेक्शन 59 में इसमें अगर हम किसी को समन देते हैं तो माना जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है,
यस, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर आप देखेंगे सेक्शन 59 कहता है कि जो भी समन की तामील है आप संबंधित व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर उसके जो मान्यता प्राप्त अधिकारी है अभिकर्ता है उसको दे सकते हैं, या उसके अधिवक्ता को दे सकते हैं, या फिर उसके साथ रहने वाले वयस्क पुरुष परिवार सदस्य। ठीक है, यहाँ से ही आपका एमसीक्यू बनेगा कि जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, उसमें अगर हमें समन देना है, ठीक है, तो क्या हम समन किसी माइनर को दे सकते हैं? लेकिन यहाँ पर माइनर की बात नहीं हुई, यहाँ पर क्या बात हुई है, मेल मेंबर होना चाहिए और वो भी एडल्ट होना चाहिए। फीमेल भी आ सकता है कि फीमेल को दे सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं। ठीक है, किसको दे सकते हो आप? एडल्ट मेल मेंबर को, वयस्क सदस्य को। ठीक है, जो उसी परिवार के किसी वयस्क सदस्य को जो उसके साथ रहता हो। ठीक है, इसको याद रखना सेक्शन 59 में। अब आ जाइए हमारे एमसीक्यू नंबर 63 पे। ये क्वेश्चन बताइए, इफ द समन पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, ठीक है, और रिफ्यूजेस सर्विस, द समन में बी सर्व्ड बाय। अब क्या है, जिस व्यक्ति को सम्मन देना है तो वो जो व्यक्ति है या तो वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, उसको ढूंढा नहीं जा सकता, या फिर वो सम्मन लेने से मना कर रहा है। अब ऐसी स्थिति आ गई है तो बताओ हम किसको उसका सम्मन दे दे तो जो माना जाएगा कि सम्मन की तामील हो गई है? तो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करके, समाचार पत्र में प्रकाशन द्वारा, या बाय अफेक्स अ कॉपी एट हिज रेजिडेंस, उसके निवास स्थान पर क्या करो, उसकी जो प्रति है सम्मन की उसे चस्पा कर दो, या फिर प्रोक्लेमेशन कर दो, उद्घोषणा करके कर दीजिए, या फिर टेलीफोन द्वारा। तो बताइए आप कैसे कर सकते हैं? वो समन जो जिसको समन देना है वो मिल ही नहीं रहा है, या वो समन ले ही नहीं रहा है, तो इसका आंसर है बी। आप क्या करेंगे, उसके निवास स्थान पर जो उसकी कॉपी है, उसकी जो प्रति है, उसको चस्पा कर देंगे। अब देखो एक बात याद रखना, अब आपको तो बाय न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी ठीक लग रहा था, अभी यहाँ पर बाय न्यूज देखो, जब वो व्यक्ति समन लेने से मना कर रहा है या मिल नहीं रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे, उसके निवास स्थान पर प्रति चस्पा करेंगे। ये बात लिखी गई है इसके सबसेक्शन 2 में, भूलना मत, ये बाय न्यूज़पेपर पब्लिकेशन की गलती मत करना। ठीक है, ऐसे ही एमसीक्यू बनते फिर गलत करके आते हो आप। तो आप क्या करेंगे, उसके निवास स्थान पर इसकी प्रति को चस्पा कर देंगे। यदि व्यक्ति जो है तामील, यदि व्यक्तिगत तामील संभव नहीं है, आप पर्सनली जो है आप सर्विस को इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यक्ति सम्मन या फिर व्यक्ति सम्मन नहीं दे रहा है, उसकी प्रति आप उसके सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास पर क्या करेंगे, ज्ञात निवास, ठीक है, नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए। ठीक है, ये भी याद रखना, वो लास्ट कहाँ रहा था, नोन जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है, वहां पर चस्पा की जा सकती है। अब आ जाइए, इफ द समन पर्सन रिजाइड्स इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, द समन शैल बी सेंट टू। अब क्या है, जो व्यक्ति है जिसको हम समन देके बुला रहे हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता है, ठीक है, तो अब फिर उसको समन कैसे भेजा जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू, जिला न्यायाधीश के थ्रू भेजा जाएगा, या फिर एक सेकेंड, हाँ, तहसीलदार के थ्रू, या कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के कलेक्टर को दे देंगे जहाँ पे वो व्यक्ति रह रहा है उस जिले में, वहाँ के जिला जो न्यायाधीश है उसको, या फिर आयुक्त को। बताइए अगर पर्सन किसी और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है तो किसको आप समन भेज देंगे? तो हम भेजेंगे वहां के कलेक्टर को, ठीक है, कलेक्टर ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उस जिले के कलेक्टर को भेज देंगे। ठीक है, तो ये क्या कहता है, यदि व्यक्ति अन्य जिले में निवास करता है तो उस समन को, जब वो व्यक्ति रह रहा है उस जिले के कलेक्टर को तामील के लिए भेज देंगे कि ये व्यक्ति आपके जिले में रहता है, जरा इस समन को उसको तामील करा दीजिए। ठीक है, a summon may also be served by register post when, सम्मन की जो तामील है क्या आप पंजीकृत डाक द्वारा की जा सकती है, और मतलब कब की जा सकती है, ऐसा कब है कि आप सम्मन को एक डाक द्वारा भेज दे। ठीक है, ऐसा कब हो सकता है, whenever the revenue court or officer directs for recorded reason, जब राजस्व न्यायालय या राजस्व का जो अधिकारी है वो लिखित कारण जो है लिख देता है कि हम इस वजह से इसको रजिस्टर पोस्ट के थ्रू भिजवा रहे हैं, और फिर वो निर्देश दे दे, तब कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अपील के केसेस में कर सकते हैं हम, रजिस्टर्ड पोस्ट से समन सर, या फिर अपील, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेंगे तभी, या फिर नेवर। बताइए क्या है इसका आंसर? यस, इसका आंसर है ए, वेन एवर द रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर डायरेक्ट फॉर रीजन रिकॉर्डेड,
अगर आप सेक्शन 59 देखेंगे तो सब सेक्शन 4 है, उसके स्टार्टिंग में यही बात लिखी है, रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर अगर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, रीजन को रिकॉर्ड करके, तो क्या किया जा सकता है, हम उसको बाय पोस्ट भी समन को भेज सकते हैं, ठीक है, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्शन 59 में हमने समन का प्रोसेस पढ़ा, अब आप मुझे बताइए, तो आप इजीली बता सकते हैं ना कि सबसेक्शन 1 में तो 3 तरीके लिखे थे कि पर्सन जो समन है उसको तामील कर दो, उसके एजेंट के कर दो, एडल्ट मेल मेंबर को कर दो। तो सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था, अगर वो सर्विस, अगर वो समन नहीं ले रहा है तो उसको क्या कर दो, एफिक्स कर दो, चस्पा कर दो, एफिक्स कर दो कॉपी जहां पे वो रहा है उसके घर के साथ, घर पर। तीसरे में क्या बोला, वो कहीं और डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है तो कलेक्टर के थ्रू भिजवा दो। चौथे में क्या बोला, रेवेन्यू कोर्ट अगर चाहे तो बाय पोस्ट भी तामील करवा सकते हैं। और देखिए इस तरीके से आपके सेक्शन 59 के शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। जब मैं कोई भी चीज कराती हूँ तो बहुत तसल्ली पेशेंस के साथ इसीलिए कराती हूँ कि गलती से भी कोई गलती आपकी एग्जाम में ना हो जाए, क्योंकि अगर एग्जाम में गलती हो गई फिर बाद में हम क्या करेंगे, सिर्फ पछतावा रह जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता है, ठीक है। और अगर आप रिपेंटेंस कर भी रहे हैं तो उसका क्या है, इट डजंट मेक एनी सेंस, एग्जाम में तो गलत करा है ना। इसीलिए अभी से अपनी तैयारी बहुत सॉलिड, ठीक है, आपको सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए। और इस तरीके की तैयारी करने के लिए आपके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन है, पेशेंस के साथ। अब तो आपको सिर्फ सुनना है और समझना है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ, यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए, उसके बाद सेक्शन वाइज आपको एमसीक्यू करा रही हूँ, और क्या चाहिए आपको। और अगर आपको लगता है कि 100% आप मतलब ऐसा है कि बिल्कुल अब एग्जाम निकल जाए, तो मेरी टेस्ट सीरीज को लगाओ, बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है। मैं ये जो मेरे नोट्स हैं इस एक्ट से रिलेटेड, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उन एक्ट्स को परचेज कर सकते हैं आप, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि कोई सेकंड मौका देना नहीं चाहता एग्जाम को निकालना, क्योंकि पता नहीं वैकेंसीज कब आए, ठीक है। तो तैयारी अपनी सॉलिड कर लो। अब आ जाइए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर। बताइए, अंडर सेक्शन 60 नोटिस में बी सर्व्ड बाय, अब हम आ गए हैं सेक्शन 60 में। अभी तक हम सेक्शन 59 में पढ़ रहे थे, समन की आप तामील कर रहे हैं, ठीक है। अब सेक्शन 60 बात कर रहा है कि नोटिस की जो तामील है उसका ढंग बताओ, ठीक है, मोड बताओ। तो धारा 60 के अनुसार नोटिस की तामील किस प्रकार की जा सकती है, पर्सनल डिलीवरी करके, रजिस्टर पोस्ट के थ्रू, या अफिक्स करके, डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ये बात पता है क्या, इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि नोटिस की तामील अभी हमने पढ़ा सेक्शन 59 में, हम यही पढ़ के तो आए थे। जब आप लेकिन देखो सेक्शन 60 में तरीका बताया कि इस तरीके से आप तामील करा सकते हैं, ये तरीका बताया, लेकिन सेक्शन 59 ने बताया कि कब ये तरीके फॉलो होंगे। जैसे कि सबसे पहला तरीका तो यही बताया कि आप पर्सन जो जिसको सम्मन जिस पर्सन के लिए सम्मन जा रहा है उसी को सम्मन भेजो, ठीक है। वो नहीं तो उसको एजेंट के दे दो, उसके एजेंट को दे दो, ठीक है, या फिर उसके घर पे एडल्ट मेल मेंबर को दे दो, ठीक है। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या था, अगर वो समन लेने से इनकार कर रहा है तो एफिक्स कर दो, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका क्या था, अगर वो उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है तो फिर क्या ऑप्शन है, अगर वो उस जिले में नहीं है तो एफिक्स करके, या वहां पर उसके एजेंट को देके, या फिर मतलब ऐसा क्या करें, जब वो उस जिले में नहीं है तो फिर वहां के कलेक्टर को भिजवा दो समन। एक और क्या था, अगर रेवेन्यू कोर्ट या किसी ऑफिसर को लग रहा है रीजन रिकॉर्ड करके, तो उसको बाय रजिस्टर पोस्ट दे दो। तो ये तो हम सेक्शन 59 में ऑलरेडी पढ़ा है। तो सेक्शन 60 में बस ये तरीके के क्या है, मोड बता दिए गए हैं कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नोटिस की तामील व्यक्तिगत रूप से भी, पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाएगा अनरजिस्टर्ड से भी जा सकता है क्या, नहीं। और अगर आवश्यकता पड़ी है तो उसकी जो कॉपी है, उसकी प्रति है, उसको चस्पा कर दीजिए, एफिक्स कर दीजिए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ सर्विस ऑफ नोटिस कैन नॉट बी मेड इन द ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है, वेयर मे अ कॉपी बी एफिक्स्ड। अब एक बात बताओ, अगर कोई सामान्य तरीके से नोटिस की तामील संभव ही नहीं है, ठीक है, जो अभी हमने तरीके बताए थे ना, ये इस तरीके से तामील की नहीं जा सकती है, तो फिर अब इसकी प्रति को कहाँ चस्पा करे। फिर देखिए, अंतिम जो उसका लास्ट नोन रेजिडेंस था, अंतिम ज्ञात निवास स्थान था, या फिर पब्लिक प्लेस इन द विलेज कंसर्न, जो उसका संबंधित गांव है, वहां पर आप सार्वजनिक स्थान पर जाके वो कॉपी चिपका दो, या फिर बोथ ए और बी दोनों ही, डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। फिर आप क्या करेंगे, जहां पे वो लास्ट रहा है वहां पर आप इसको एफिक्स कर दो, या फिर जो उसका आपको लग रहा है कि इसका संबंधित गांव है तो उसके पब्लिक प्लेस पे कहीं भी जाके इसको एफिक्स कर दो, जब ऑर्डिनरी मैनर में नहीं हो पा रहा है ये,
ठीक है, तो नोटिस मे बी एफिक्स्ड एज लास्ट नोन रेजिडेंस और या फिर विलेज में। और अब एक बात रखना, ये जो तरीका बताया गया है ना, ये जो विलेज में वाला, ये सेक्शन 60 में बात की गई है। ठीक है, तो सेक्शन 60 में जो मोड बताया गया उसमें विलेज वाले पॉइंट को आप याद रखना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर सेक्शन 61 प्रोक्लेमेशन शैल बी पोस्टेड एट। सेक्शन 61 हमारा किससे रिलेटेड है? मोड ऑफ इशुइंग प्रोक्लेमेशन से। ठीक है, उद्घोषणाएं जारी करने का ढंग कैसे होगा? तो बताइए, धारा 61 के अनुसार उद्घोषणा की प्रतियां कहाँ लगाई जाएंगी? अब ये बात कर रहा है प्रोक्लेमेशन की, ठीक है, सम्मन की नहीं। प्रोक्लेमेशन की अब जो कॉपी है उसको कहां पर एफिक्स करोगे? जैसे सम्मन की कॉपी कहां पर एफिक्स होगी, उसकी बात तो हमने कर ली। अब बताइए, कोर्ट हाउस ऑफ द इशुइंग ऑफिसर, जो जारी कर रहा है इस उद्घोषणा को जारी करने वाले अधिकारी के ही न्यायालय भवन में लगा देंगे। ठीक है, उद्घोषणा की प्रति को, या फिर हेडक्वार्टर ऑफ द कंसर्न तहसील, ठीक है, जो संबंधित तहसील है उसके मुख्यालय में, या फिर पब्लिक प्लेस नियर द लैंड कंसर्न, भूमि के निकट कोई सार्वजनिक स्थान पर, या डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब आप सेक्शन 61 पढ़ेंगे उसमें ये सारी ही चीजों की बात की गई है। कोर्ट हाउस ऑफ द ऑफिसर इशुइंग वो भी लिखा हुआ है, हेडक्वार्टर ऑफ तहसील, ठीक है, ये भी बात लिखी हुई है। ठीक है, और पब्लिक प्लेस, ठीक है, ये भी लिखा है, एट द प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट, ठीक है, एडजेसेंट टू द लैंड टू विच इट रेफर्स, ठीक है, और डी क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो आप इसमें से कुछ भी करके क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? उद्घोषणा को जारी करा सकते हैं। उद्घोषणा जारी करने का ढंग है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो कॉपी जो है प्रोक्लेमेशन की मस्ट बी पोस्टेड एट ऑल दिस प्लेसेस, उद्घोषणा की प्रति इन सभी स्थानों पर लगाई जानी क्या है? आवश्यक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्लेमेशन में एडिशनली भी पब्लिश्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं अभी जब अपना बेयर एक्ट पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि मैंने इसमें से क्वेश्चन फ्रेम तो जरूर किया होगा, और नहीं किया है तो फिर मैं इस क्वेश्चन को जरूर लेकर आती, ठीक है, लेकिन वो ऑलरेडी फ्रेम है, मैंने देख लिया। प्रोक्लेमेशन में एडिशनली बी पब्लिश्ड बाय, अभी हमने तरीके पढ़ लिए प्रोक्लेमेशन के, ये 3 तरीके हमने पढ़ लिए, लेकिन ये बताओ, ये उद्घोषणा जो हम कर रहे हैं उसके अतिरिक्त, ठीक है, उद्घोषणा को अतिरिक्त रूप से किस माध्यम से प्रकाशित किया जा सकता है? एडिशनल बताओ, और किस तरीके से किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सी, बीट ऑफ ड्रम, ढोल पीटकर। ठीक है, अगर आप ये सेक्शन 61 देखेंगे ना तो ये बात उसमें लिखी है, द इशुइंग ऑफिसर में डायरेक्ट पब्लिकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन बाय बीट ऑफ ड्रम। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अ नोटिस और प्रोक्लेमेशन शैल बी वॉइड मेरली बिकॉज ऑफ, नोटिस या उद्घोषणा केवल किस कारण से शून्य नहीं होगी? तो एरर इन द नेम, ठीक है, देखो ये जो प्रोक्लेमेशन हुई है, ये उद्घोषणा है या नोटिस है, उसको किस कारण से आप शून्य नहीं कर देंगे? कि अगर कोई व्यक्ति का नाम है या विवरण है या पदनाम में छोटी मोटी कोई गलती हो गई है, या भूमि के विवरण में कोई त्रुटि हो गई है, एरर हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड में, ठीक है, या फिर सी बोथ ऑफ द अबव, या डी नन ऑफ द दिस। इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, और ये बात लिखी गई है कि ये जो एरर्स होते हैं, ठीक है, ये इनवैलिडेट नहीं करते नोटिस और प्रोक्लेमेशन को। ये बात सेक्शन 62 में लिखी गई है। ये बात याद रखना, अनलेस दे कॉज सब्सटेंशियल इनजस्टिस, जब तक उनसे पर्याप्त अन्याय ना हो। ठीक है, देखिए मैं इस एमसीक्यूज के जो ये सीरीज है इसको मैं अभी के लिए रोकती हूँ क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से पैटर्न अच्छा लग रहा है, do like, do share and do comment, and don't forget to subscribe my channel. That's all for today. Bye bye, take care.